कि बच्चा यूके क्यों जाए, क्योंकि और भी ऑप्शन है ना, ऑस्ट्रेलिया है, हम जर्मनी को प्रमोट करते हैं, जर्मनी है और तो और भी ऑप्शन है, तो बच्चा यूके ही क्यों जाए, क्या बेनिफिट्स आपको लगते हैं यूके के? करें तो यूके अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी भी अफोर्डेबल भी है और कॉस्ट कटिंग भी बहुत अच्छी है इसके अंदर। आउटसाइड लंदन के अंदर सबसे बेस्ट पॉइंट है कि वो अकोमोडेशन बहुत अच्छे से अवेल कर सकता होता है। बच्चा इंटर करा हुआ है तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि उसको यूके जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इंटरमीडिएट के लिए बच्चे बिल्कुल जा सकते हैं, वो अपनी अफोर्डेबिलिटी को चेकआउट कर ले कि उनका बेसिकली बजट कितना है। तो इंटर में कितनी परसेंटेज मिनिमम हो या फिर बैचलर्स में कितनी सीजीपीए मिनिमम हो जिसमें आप एडमिशन एटलीस्ट ले सकते हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बिलाल साहब, आप ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं जैन, आप कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज हमारे साथ हैं बिलाल भाई। अब बिलाल भाई, आप ज़रा अपना इंट्रोडक्शन दें कि आप क्या, कहाँ पे आप होते हैं, किस कंट्री के अंदर आप काम करते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को डील करते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। for sure. Thank you so much for having me here, first of all. And let me introduce myself. My name is Mohammed Bilal, and I belongs to Unipartner, which is the portal basically. And I'm the regional manager for South region, and basically supporting the De Montfort University especially. But apart from this, I have a lots of universities in my panel, like QUB, Queen's University, Belfast, Buckinghamshire, New University, and many other more. मैनी अदर मोर। अच्छा, तो आज हम बात करने वाले हैं आपसे यूके पे, क्योंकि यूके Yes. एक बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है आजकल बच्चों के लिए Exactly. कि भाई यूके जाना चाहिए, यूके नहीं जाना चाहिए। तो अब आपको क्या बेनिफिट्स लगते हैं कि बच्चा यूके क्यों जाए, क्योंकि और भी ऑप्शन है ना, ऑस्ट्रेलिया है, हम जर्मनी को प्रमोट करते हैं, जर्मनी है और तो और भी ऑप्शन है, तो बच्चा यूके ही क्यों जाए, क्या बेनिफिट्स आपको लगते हैं यूके के? पर्क्स अगर चेकआउट किया जाए तो यूके के अंदर फर्स्ट अगर टारगेटिंग पॉइंट हम स्टूडेंट्स को करें तो विच इज़ वीज़ा रेशियो, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटीज़ या अदर कंट्रीज अगर हम चेकआउट भी करें तब भी यूके का सबसे अच्छा वर्क आउटकम है। वीज़ा इसका ऑटोमेटिकली 95 to 99% में आपको वीज़ा आउटकम मिल जाता होता है। सेकेंड, इनका बेनिफिट पॉइंट ये है कि जो यूनिवर्सिटी की कंप्लाइंस टीम्स चेकआउट है, अगर यूनिवर्सिटी ने अप्रूव कर दिया और वंस यूनिवर्सिटी ने अगर कैश रिलीज़ कर दिया, विच मीन्स के यूके वीआई के जो वीज़ा एम्बेसडर्स बनने हैं, ऑफिसर्स हैं, वो इश्यूज़ नहीं क्रिएट करते और वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको वीज़ा इश्यूज़ कर देते होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें लेकिन बेनिफिट्स जैसे कि अब आप जॉब का क्या सिनेरियो है वहाँ पर कि बच्चा इतनी फीसेस होती हैं कि बच्चा अपनी फ़ीस कवर कर ले, और अकोमोडेशन का क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। इनसाइड ही अगर हम यूके के ऊपर बात करें तो यूके अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी भी अफोर्डेबल भी है और कॉस्ट कटिंग भी बहुत अच्छी है इसके अंदर। आउटसाइड लंदन के अंदर सबसे बेस्ट पॉइंट है कि वो अकोमोडेशन बहुत अच्छे से अवेल कर सकता होता है। इंटरसाइड लंदन में थोड़ा सा उसको इश्यू क्रिएट होता है क्योंकि वो बिल्कुल सेंट्रल हब है। अब हब होने की वजह से आपको पता है कि हम इस्लामाबाद के ऊपर बात करें तो ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ के अंदर आपको कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। तो इस केसेस के अंदर बेस्ट पॉइंट है कि अगर स्टूडेंट आउटसाइड लंदन की यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं तो वो बहुत ही उनके लिए चंक होता है कि वो यूनिवर्सिटी की फ़ी भी अफोर्ड कर सकते हैं और एकोमोडेशन ईजिली मंथली अंडर £500 और अप्रॉक्स £500 पे भी वो कवर अप कर सकते हैं ईजिली एकोमोडेशन को। अपार्ट फ्रॉम अगर हम फीसेस के ऊपर बात करें तो इनसाइड लंदन हो या आउटसाइड लंदन हो, दोनों केसेस के अंदर आपके पास यूनिवर्सिटी बहुत अफोर्डेबिलिटी पे आ जाती होती है आफ्टर स्कॉलरशिप। और जो सेकंड मोस्ट आपका क्वेश्चन है कि फ़ी अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, तो ये स्टूडेंट को थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है, इसको टेक्निकली डील करना पड़ता है रिगार्डिंग के 50% ऑलरेडी स्टूडेंट फीस पे करके जा रहे हैं, रिमेनिंग वो आप शेव करते हैं, फिर वीज़ा, फिर वहाँ पे जाके आप उसके इंस्टॉलमेंट्स प्लान करते हैं। यूके की यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंस्टॉलमेंट्स का बहुत ही अच्छा पैकेज देते हैं। हम उसको पैकेज के अंदर कंसिडर कर सकते हैं कि वो मंथली 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ले सकते हैं या फिर इनरोलमेंट के बाद आफ्टर 3 months 25, नेक्स्ट आफ्टर 3 months 25 वो पे कर सकते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम उनके पास 20 hours पर वीक का एक बेस्ट सिनेरियो होता है कि वो जॉब पार्ट टाइम कर सकते हैं। इस पर स्टूडेंट को थोड़ा टेक्निकली प्ले करना पड़ता है कि सेकंड मोस्ट पॉइंट ये भी होता है कि जो बैंक हॉलीडेज़ आते हैं, अब बैंक हॉलीडेज़ के अंदर सिनेरियो यूके में ये होता है कि अगर उनको उस आवर्स में जॉब मिल जाती है तो ऑटोमेटिकली जो उनका वेज रेट है वो डबल हो जाता है। तो ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स चलिए इस टेक्निकल पॉइंट पे तो हम आएंगे पहले। अच्छा, इसमें एक जो बेसिक जो चीज़ है मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप फर्ज करें बच्चा इंटर करा हुआ है या मैट्रिक करा हुआ है या बैचलर्स करा हुआ है, 3 तरह की कैटेगरीज हैं स्टूडेंट्स की। बिल्कुल। तो अब अगर बच्चा इंटर करा हुआ है तो आप क्या रिकमेंड करेंगे कि उसको यूके जाना चाहिए
या नहीं जाना चाहिए, या वो परेशान हो जाएगा, या अगर वो बैचलर्स करा हुआ है तो मास्टर्स के लिए जाना चाहिए? और कुछ बच्चे मैट्रिक करके भी बोलते हैं सर मैट्रिक करा हुआ है कहीं जा सकते हैं, हम बोलते हैं भाई जा तो सकते हैं, तो जा तो सकते हैं, तो उनको जाना चाहिए। तो क्या बेहतर है, इंटर वाले बच्चे को निकलना चाहिए? मेन तो मेरा इंटर का फोकस है, क्योंकि इंटर वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं ना वो थोड़ा बोलते हैं भाई 4 इयर्स की जो है वो मतलब वहाँ गुजारने हैं, फिर फीसेस 4 साल तक मैनेज करनी है, तो उनका थोड़ा ज़्यादा एक मसला होता है। ऐसे ही है। अच्छा, अगर हम इंटरमीडिएट के फर्स्ट स्टार्ट वहाँ से ही करें तो इंटरमीडिएट के लिए बच्चे बिल्कुल जा सकते हैं। वो अपनी अफोर्डेबिलिटी को चेकआउट कर ले कि उनका बेसिकली बजट कितना है। बजट के अकॉर्डिंग वो यूनिवर्सिटी को ईजिली टारगेट कर सकते हैं और उनके अंडर दी बजट यूनिवर्सिटी आ सकती है। मास्टर जो यूके का बैचलर्स है वो 3 इयर्स है, बेस्ट पॉइंट 4 इयर्स नहीं है। अगर हम स्कॉटलैंड की तरफ जाते हैं तो उनका सिनेरियो स्केलिंग पॉइंट डिफरेंट है कि उधर 4 इयर्स का बैचलर्स है, बट इनसाइड द इंग्लैंड, वेल्स और पूरा इंग्लैंड कम्प्लीटली, तो इस साइड पे उनके बस 3 इयर्स का ही बैचलर्स क्लियर। ऐसा नहीं है कि भाई फाउंडेशन ईयर करवा, जैसे जर्मनी कराता है भाई फाउंडेशन ईयर करवा रहे हैं, पाथवे करा रहे हैं, ऐसा है, या फिर डायरेक्ट बैचलर्स है? डायरेक्ट बैचलर्स उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी इंटरमीडिएट में परसेंटेज 75 अबव हो या 70%। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर इंटर में 75 से ऊपर परसेंटेज है तो वो डायरेक्ट मास्टर बैचलर्स के लिए इनरोल्ड हो सकता है, तो वो डायरेक्ट सिर्फ 3 इयर्स का बैचलर्स करेगा। 3 इयर्स का, ये क्योंकि एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि हर बच्चे को फाउंडेशन को, वैसे बच्चों के ध्यान में होता है, उनको पता नहीं है, तो वो बोलते हैं यार इंटर करा हुआ है, 80% वाला बच्चा है वो सोच रहा है भाई मुझे फाउंडेशन करना है और फिर 3 साल का बैचलर्स करना है, तो वो समझ रहा है ये लेके बैठा हुआ है, फाउंडेशन की फीस भी लगा रहा है, वो उल्टा तो 4 साल की फीस लगा रहा है, हो जाते हैं कितने कैसे करेंगे। तो अब 75 को इतनी ज्यादा परसेंटेज ऐसी नहीं है कि भाई बच्चा बोले कि यार तो नहीं आ सकती। मेरे हिसाब से मेरी खुद भी अच्छा 70-60 मतलब परसेंटेज में थोड़ा तो मैं कर सकता था अगर मैं करता तो खैर अब 75 इतनी परसेंटेज नहीं है कि बच्चे की आ ना सके। तो अगर 75 वाला बच्चा है ऊपर का है तो आप उसको बोल रहे हैं कि सिर्फ 3 इयर्स का बैचलर्स करना है, अवेल कर सकता है। दैट मींस को उसको 1 साल का एक तरीके से डिस्काउंट ही मिल गया, मतलब उसने 1 साल का बिल्कुल डिस्काउंट मिल वो गया, एक्स्ट्रा फीस ने पे कर रहा है, एक्स्ट्रा ईयर नहीं लगा रहा, डायरेक्ट वो 3 इयर्स का जाएगा, बैचलर्स कंप्लीट करेगा और वो अच्छा, और बैचलर्स कंप्लीट करने के बाद वो ऑलरेडी 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन का उसका डायरेक्ट बैचलर्स के लिए क्वालिफाइड करेगा, क्योंकि उसके बाद यूके की रिकॉग्नाइज्ड डिग्री हाथ में होगी और वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। अच्छा, ये चीज़ अच्छी है। अच्छा, फर्ज करें बच्चे की 80% जो है वो डिग्री है, अच्छा अब इसके अंदर 80% तो मेरी ले आई, मैंने बोला भाई मेरी इंटर में 80% है, अब आप मुझे भेजें। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो टारगेट मतलब हमें करना होगा या बच्चे को करना होगा या कोई टेंशन होगी तो वो ये कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़, बस ज़्यादातर मतलब फीसिस के हवाले से ज़्यादा देखा जाए या यूनिवर्सिटी के नाम को ज़्यादा देखा जाए कि भाई फर्ज करो डी मॉन्टफोर्ड यूनिवर्सिटी है या हडर्सफील्ड है तो हम हडर्सफील्ड को ज़्यादा देखें, या डी मॉन्टफोर्ड है उसको देखें, या फिर हम भाई सोचे नहीं यार एस्टन जाना है और या फिर कोई ऑक्सफोर्ड जाना है, तो हम नाम पे ज़्यादा फोकस करें या फीस पे ज़्यादा फोकस करें? इसको दोनों पे भी फोकस किया जा सकता है कि उस बस थोड़ा सा सर्चिंग का पॉइंट होता है और सामने जो कॉन्सर्ट जो डील कर रहा है उसकी नॉलेज के ऊपर बात होती है कि उसकी नॉलेज कितनी है मार्केट यूके के अंदर। अगर उसके पास नॉलेज होगी, उसके पास पॉइंट्स होंगे तो वो आराम से पिच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम डी मॉन्टफोर्ड के ऊपर बात करें तो वो इंटरमीडिएट को इतना ईजिली इनटेक नहीं लेते, मीन्स उनको 14 ईयर्स की एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर हम हडर्सफील्ड के ऊपर बात करें तो डायरेक्ट इंटरमीडिएट को एक्सेप्ट कर लेते हैं विद 75%, मीन्स कि वो डायरेक्ट इनरोल्ड हो जाएंगे, उनको अपार्ट फ्रॉम दिस स्कॉलरशिप भी मिलती है। जो हडर्सफील्ड का एरिया है वो मैनचेस्टर से नियरेस्ट पॉइंट पे है, तो वो ईजिली वहाँ पे जाएँ हडर्सफील्ड और वहाँ पे जाके ईजिली पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर और यूनिवर्सिटीज़ को देखें, कोवेंट्री यूनिवर्सिटी है, आपका बकिंगहमशायर न्यू यूनिवर्सिटी है, अल्स्टर यूनिवर्सिटी है, मोस्ट अफोर्डेबिलिटी यूनिवर्सिटी, वो भी आप इजीली टारगेट कर सकते हैं क्योंकि अल्स्टर यूनिवर्सिटी की फ़ी अगर आप चेकआउट करें तो वो अंडर 12,000 पाउंड्स पर एनम पे फॉल करती है। ठीक है। अच्छा, अब बात तो ये कितने मिनिमम हो, 75 हो चलो आप डायरेक्ट बैचलर्स कर लेंगे, लेकिन अगर फर्ज करें फाउंडेशन भी करना है तो इंटर में कितनी परसेंटेज मिनिमम हो या फिर बैचलर्स में कितनी CGPA मिनिमम हो जिसमें आप एडमिशन एटलीस्ट ले सकते हैं? इंटरमीडिएट के अंदर अगर आपके पास मिनिमम 50 से लेके 55% है तो वो फाउंडेशन या फिर इंटरनेशनल ईयर 1 को क्वालिफाई करेगा, क्योंकि यूके के अंदर पाथवेज ऐसे हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट की 52% आई है इंटरमीडिएट में, कोई डायरेक्ट यूनिवर्सिटी उसको इनरोल्ड नहीं करेगा, बट यूके ने ऐसा पाथवे इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है कि जिसके अंदर स्टूडेंट्स उस 52 की परसेंटेज के अगेंस्ट में फाउंडेशन को अवेल कर सकते हैं कि वो यूके 1 ईयर फाउंडेशन क्लियर करें और फिर अपार्ट फ्रॉम दिस और इंटरनेशनल ईयर 1 के लिए वो किसी भी बैचलर्स के लिए इनरोल्ड यूनिवर्सिटी और कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और कंफर्म हो रही है कि 50 से नीचे है तो फिर तो यूके जा ही नहीं सकता, इशू हो सकता है, क्रिएट हो सकता है, फिर वो केस टू केस वेरी करता है। मतलब 49 वाले के बाद भी चांस है आप कह रहे हैं?
है, लेकिन उसके मैं रिकमेंड करता हूँ 49 वाला यहीं पढ़ ले, ताकि उससे बेस्ट है। उसके लिए बजट में भी इश्यूज आ सकते हैं और हाँ। एनरोलमेंट में भी इश्यूज आ सकते हैं कि फिर उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी अपने इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर। अब वो आइल्स दे, पीटीई दे, टोफल दे, अगर उसमें उसकी हाईएस्ट स्कोर वो कर लेता है तो फिर उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी बन सकती है कि हाँ आगे वो प्रोसीड करे, वरना बेस्ट यही है कि बैचलर्स पाकिस्तान से ही क्योंकि मैं रिकमेंड कर ले। करता हूँ, मैं एज एन एजुकेशन कंसल्टेंट मैं Exactly. यही बोलता हूँ कि यार देखो इतनी कम परसेंटेज है, जब तुम यहाँ कुछ नहीं कर पा रहे तो वहाँ तुम क्या Issues create हो जाएंगे। बच्चा बोलता है कि नहीं भाई मैं तो वहाँ जाके तो जाने मैं जाना है। देन भाई A+ ले आऊंगा, 90% होगी मेरी। तो ज्यादती है बच्चों के साथ कि भाई नहीं हो ये सकता। बोलता है बच्चा अपना। Exactly. अब जाहिर सी बात है पेरेंट्स बैठे हुए तो क्या बोले, वो बोले नहीं वहाँ जाके पेरेंट्स मेहनत ज्यादा करूंगा। जानते हो, कहते घर हाँ। चलो बताते हैं। तो ये अच्छा, इसमें एक और सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है जी जी। कि अब फर्ज करें स्टूडेंट ने भाई एडमिशन डाला किसी भी यूनिवर्सिटी में यूके की, उसका एडमिशन आ गया, ऑफर आ गया, सही ऑफर आ गई, अब उसने सारा केस करा सब करा, फिर उसने वीज़ा डाल दिया। तो अब एक बड़ा मसला होता है जो बच्चे डरे हुए होते हैं यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है कि वीज़े कोई नहीं देता है। तो यहाँ अभी यूके का वीज़ा रेशो कैसा है, मतलब कि यूके में वीज़े इजीली लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, तो इसके बारे में बताएं। बेस्ट सिनेरियो है कि स्टूडेंट जितना अर्ली केस अपना प्रोसीड करा दें यूनिवर्सिटी में और यूकेवीआई वीज़ा के, वो सबसे बेस्ट पॉइंट है। अभी करंटली यूके के अंदर सिनेरियो चल रहा है क्योंकि बिल्कुल बॉटम लाइन आ चुका है सितंबर इनटेक का। इनका मोस्ट सेलिंग इनटेक होता है और ये मैसिव इनटेक होता है कि जिसमें सारी यूनिवर्सिटी और सारे कोर्स ओपन होते हैं। तो उस स्टूडेंट के पास बहुत ज़्यादा चॉइस होती है कि वो किसको अवेल करना चाह रहे हैं। अगर ऑफर लेटर आ चुका है तो वो ऑफर को प्रोसीड करें। प्रोसीड करने के बाद डिपॉजिट है, फिर बैंक स्टेटमेंट, कैश लेटर फाइनल होता है, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ स्टडीज़। यूनिवर्सिटी ने जिस टाइम ये उनको रिलीज़ किया कैश, वो उसी मूवमेंट पे यूकेवीआई वीज़ा फिलअप करते हैं और अपनी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर करके वो यूनिवर्सिटी यूकेवीआई के लिए अप्लाई करते हैं। यूके का बेस्ट सिनेरियो ये कि जो स्टैंडर्ड वीज़ा है उसका आउटकम 15 वर्किंग डेज है। मीन्स के 15 दिन के अंदर अंदर उनके पास वीज़ा इशू हो जाएगा। सम केसेस अगर वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन के ऊपर अप्लाई करते हैं यूनिवर्सिटी में और कैश आ जाता है लाइक अगस्त के एंड तक, तो फिर यूनिवर्सिटी उनको बोलती है कि आप स्टैंडर्ड के लिए नहीं, प्रियोरिटी के लिए अप्लाई करें। और लेट हो गया केस थोड़ा, क्योंकि बहुत ही एंड हो गया, आप 15 दिन का वेट करेंगे, पॉसिबल है आप टीचिंग स्टार्टिंग डाइट निकाल दें, तो आप प्रियोरिटी करें। और प्रियोरिटी का जो वीज़ा वो विद इन 5 डेज के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल जाता है। और वीज़ा रेशो की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो मैंने कोई रिजेक्शन देखी नहीं है। क्योंकि का वीज़ा रेशो वैसे बहुत अच्छा है, ये तो प्योरली अच्छा है, मैं भी क्योंकि जानता हूं कि 90 जितने क्रॉस केस करता भी है। हमने करे हैं वो सारे एग्जैक्टली लगते ही लगते हैं, अनटिल अनलेस कि आपका कोई फेक डॉक्यूमेंट हो, उसको तो फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स अगर आ जाता है फ्रॉडुलेंट तो एक्टिविटी है तो उसके 10 इयर्स की बैन। 10 इयर्स का बैन है। यस, तो मतलब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी पकड़ी गई तो स्टेट 10 इयर्स का 10 बैन years है। का मतलब कि आप इंटर की मार्कशीट या डिग्री कुछ कोई भी, even तो बैंक स्टेटमेंट भी जाली इसमें की ज़्यादा कोशिश फ्रॉड नहीं होता है, हाँ जाली की कोशिश ना नहीं करें, कर सकते हैं। ओरिजिनल होनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल अब ऐसे ही है। फर्ज करें बच्चा पहुंच गया, अब मेरा ये है कि वहाँ पे सिटी आप कौन सा बोलते हैं कि भाई कौन सा सिटी ज्यादा लाइवली है? वैसे तो सारे अच्छे हैं, सारे ही अच्छे हैं, जाहिर सी बात है यहाँ से तो अच्छे बेहतर ही होंगे, लेकिन वहाँ पे एंजॉय, जैसे अब मैं जर्मनी जाऊँ तो जर्मनी में मुझे लगता है बर्लिन में थोड़ा सा ज्यादा एंजॉय होता है या लाइफ थोड़ी अच्छी है। तो इस तरह यूके के अंदर जो है वो कौन सा ऐसा शहर है जो आप रिकमेंड करेंगे? यूके में बेसिकली अगर हम देखें ना, थोड़ा अपनी इंग्लिश मूवीज के ऊपर भी बात करें, हैरी पॉटर है, ठीक है, हैरी पॉटर है, और भी और करेंटली एक मार्वल मूवी भी बहुत इंट्रोड्यूस हुई है। वही इतने सारी जो बेसिक इंग्लिश मूवीज़ हैं ये यूके की यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस को यूज़ करके ही बनाए गए हैं। अच्छा, ये यस, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया है, उसका एक कैंपस है लाइब्रेरी वाला, जो आपका मार्वल मूवी इंट्रोड्यूस हुई थी और उसके अंदर एक कैप्चर्ड हुआ था लाइब्रेरी वाला पूरा सीन, वो उस यूनिवर्सिटी का था। और हैरी पॉटर जो आपकी कैंपस यूज़ किया गया था वो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, वहाँ का कैंपस को यूज़ किया गया था। तो यूके हिस्टोरिकल प्लेसेस से बहुत ही इंट्रोड्यूस्ड है और बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है। और कोई भी सिटी ले लें, इवन दो अगर आप डी मॉन्टफोर्ट जहाँ पे वो है, लेसेस्टर में, लेसेस्टर खुद एक हिस्टोरिकल प्लेस है, बैक 1870 का वो बिल्डअप है यूनिवर्सिटी, और उसका जो कवर्ड एरियाज़ हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, ग्रीनरी है। और अगर आप इवन दो हलाल फूड्स के ऊपर बात करें, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत मोस्टली बोलते हैं कि सर ऐसा ना हो कि 4-5 किलोमीटर दूर जाके हमें हलाल फूड का एक स्पॉट मिले, वो भी छोटा सा, तो ऐसा सिचुएशन नहीं है। बर्मिंघम के नियरेस्ट पॉइंट पे आपका ये सिटी है और वहाँ पे आपको हर स्पॉट पे हलाल फूड अवेल होगा, प्लस मस्जिद है, 50+ मस्जिद है उस एरिया के सराउंडिंग में अवेलेबिलिटी है। तो स्टूडेंट आराम से भी ये यूके में मैंने देखा कि थोड़ा सा बहुत फास्ट से होता है, लाइक 5 किलोमीटर 1 किलोमीटर इस तरीके से होता है। बिल्कुल ऐसे। और सिटीज तो आप कोई भी टारगेट
कर सकते हैं, सारे फिर ही कोई भी अच्छे हैं। गिलफील्ड हो गया, सरे वाला, लेकिन मैं वैसे जैसे जहाँ लाइफ जहाँ थोड़ा सा दिल लगे होता है ना, कुछ सिटीज होते हैं यार, कुछ सिटीज सिटी जैसे ऑफ हार्ट लंदन, हाँ लंदन में दिल लेकिन वो लगता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग हाँ इश्यूज हैं वहाँ पे। हाँ बट तो स्टूडेंट एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो अवेल नहीं कर सकती उस पॉइंट को। वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी यूनिवर्सिटी ले लें, इवन दो अगर हम डी मोंटफोर्ट की बात करें तो जस्ट अंडर ट्रेन बस के अगेंस्ट में 2 आवर्स ट्रैवलिंग है, वो लेसेस्टर से डायरेक्ट सेंट्रल लंदन रीच कर सकते हैं। तो अपने वो एंजॉय करें और वापस चले जाएं। अच्छा, मुझे इसमें एक और है कि कोर्सेज पे अगर हम बात करें, क्योंकि जी। मुझे पर्सनली डीएमयू, डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी और हडर्सफील्ड के कोर्सेज थोड़े अच्छे लगते हैं। यस, कि मतलब जो जिसमें वैरायटी है थोड़ी। बिल्कुल तो ऐसे ही। इनके कोर्सेज का बताएं, कौन कौन से कोर्सेज जो हैं ये ऑफर कर रहे हैं, या फिर ओवरऑल अगर कोई और भी यूनिवर्सिटी हो तो कौन कौन से कोर्सेज ऐसे हैं जो लगना चाहिए। फर्ज करें मैं अगर मुझे बोलता है ना कोई आईटी में, तो आईटी में मेरा होता है कि यार जर्मनी बहुत अच्छा है, इसी बिल्कुल। तरह कुछ में ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा है। तो ऐसे यूके ही। मेरे हिसाब से जितना मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि यूके बिजनेस में नंबर 1 है। तो Yes. कोई ऐसे स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो आपको लगता है कि यार ये कोर्स करना है ना तो यूके से ही करो? यूके की सेलिंग पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम बिजनेस के ऊपर बात करें, आईटी सेक्टर्स के ऊपर बात करें, तो हब ऑफ जो कंपनीज़ हैं वो वहाँ पे उनके मर्चेंट्स बैठे हुए हैं। तो जो एम्प्लॉयर्स, हायर अथॉरिटीज़ हैं वो यूके में ही बेस्ड करती हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए जो आफ्टर ग्रेजुएशन बोलते हैं कि PSW में जॉब्स का इश्यूज आते हैं, तो यूनिवर्सिटी का करियर डिपार्टमेंट होता है, आप वहाँ से कंसल्ट करें, वो आपको ऑप्शंस देंगे। अगर आप यूके की कोर्सेज के ऊपर अगर हम बात करें तो मोस्ट प्रेफरेबल कोर्सेज आपका फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है, फिनटेक जैसे शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, डेटा एनालिटिक्स है, डेटा साइंसेज है। बिजनेस में बात कर रहे हैं तो बिजनेस एनालिटिक्स है, बिजनेस विद डेटा एनालिटिक्स कोर्स अब इंट्रोड्यूस हुआ है। तो यूके बेसिकली ऐसा नहीं करता, वो थ्योरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं स्टडी दे रहा होता, वो दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहा है कि जो आप थ्योरिकल पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी कर सकें। तो यूके हर सिनेरियो से वर्ल्ड के बिल्कुल एरा टू एरा चल रहा है, बॉटम टू बॉटम, कि बिल्कुल जो स्टूडेंट्स करंट पढ़ें वो ही इम्प्लीमेंट करें और लाइफ स्ट्रक्चर को अवेल करके ही अपने बिजनेस को, अगर बिजनेस करना चाह रहे हैं तो बिजनेस रन कर सकें। बिजनेस में बेसिकली क्या एनालिटिक्स यूज़ हो रहा होता है, क्या टेक्निकल पॉइंट्स यूज़ हो रहे होते हैं, मैनेजमेंट किस तरीके से होती है, बाकायदा वो पढ़ा के इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो प्रोफेसर्स भी बहुत हाई क्वालिफाइड होते हैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। डी मोंटफोर्ट में आपको बहुत अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे, ग्राफिक डिज़ाइनिंग्स है, डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल विद बिजनेस मैनेजमेंट कोर्सेज अवेलेबल हैं, डेटा एनालिटिक्स है, AI है। तो वो सारे कोर्सेज जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं पाकिस्तान से निकल के बाहर जाने के लिए, तो यूके में इजीली उनके पास हडर्सफील्ड में हो, चाहे वो डी मोंटफोर्ट हो या मेनी अदर कोई भी सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी आप टेक आउट कर लें, सब में आपको कोर्स अवेलेबल मिलेंगे। अच्छा, इसमें एक और बड़ा मसला आता है कि यहाँ पाकिस्तान में जो है ना स्टूडेंट्स आइल्स से बहुत डरते हैं। एग्जैक्टली, आइल्स से डरते हैं कि भाई उनको एक नासा का टेस्ट समझा हुआ है कि नासा का टेस्ट देंगे, आइल्स करना है। ये तो बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे ना ये यूके को इसलिए हटा देते हैं कि नहीं यार यूके में तो आइल्स करना है, आइल्स देना पड़ेगा। अबे भाई यूके नहीं जा रहा, यूके में ना आइल्स करना है। जबकि ये मतलब ये कोई जजमेंट का पॉइंट नहीं है कि आपने सोचा कि यार बाहर जाना है तो आपने सोचा कि यार नहीं वहाँ आइल्स है तो वहाँ नहीं जाना, वहाँ आइल्स नहीं है तो वहाँ जाना है। ये तो कितनी बड़ी मतलब बेवकूफ़ी है, कितनी बेवकूफ़ी है कि आप इस फैसले पे अपना डिसीजन चेंज कर लो कि नहीं यार यहाँ नहीं जाना क्योंकि इधर आइल्स है। तो यूके में वैसे आइल्स का क्या रिक्वायरमेंट्स है इंग्लिश लैंग्वेज की, या डी मोंटफोर्ट यूनिवर्सिटी में ले लें या अपनी हडर्सफील्ड में ले लें और डिफरेंट कोई यूनिवर्सिटीज़ में? यूके जो, अच्छा मैं पहले पॉइंट क्लियर कर दूं कि आइल्स कोई एक मिथ बनाया हुआ है सारे लोगों ने कि वो बहुत ही टफ है। वो बेसिकली टफ नहीं है, वो 2 पॉइंट से ग्रिप अप हुआ हुआ है, एक फोकस और एक टाइम। क्योंकि आपका फोकस नहीं होगा तो टाइम चला जाएगा, और अगर टाइम के ऊपर फोकस होगा तो जो आप टेस्ट दे रहे हैं वो टाइम ही निकल जाएगा। तो एक मिथ है। इसको कवर अप करने के लिए आपके पास मॉक टेस्ट अवेलेबल होता है, आप मॉक टेस्ट दे दें तो आइल्स कोई इतना बड़ा इशू नहीं। अच्छा, इशू जो क्रिएट किया वो अमाउंट पे किया हुआ है। तो क्या आइल्स का जो अमाउंट है वो अप्रॉक्स 70 के नियरेस्ट पॉइंट पे, तो स्टूडेंट इसकी वजह से भी डरते हैं कि अगर क्लियर नहीं हुआ तो 70 पानी में गए। तो वो एक ये मेथड है। सेकंड, इसको कवर अप करने के लिए यूके जो है वो जस्ट आइल्स के ऊपर फोकस नहीं करता, इंग्लिश लैंग्वेज और भी टेस्टर्स अवेलेबल है। आपका PTE है, पर्सन टेस्ट है, ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल है, लैंग्वेज सेट है, डिलोंगो है। सेकंड मोस्ट स्टूडेंट के लिए रिलीविंग पॉइंट MOI, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर। अच्छा, MOI चलता है वैसे? हमने तो सुना था भाई यूके में चलता है, जर्मनी में चलता है और डिफरेंट यूके में बहुत मुश्किल है कि MOI चले। पहले ऐसा नहीं था, बट अब यूके ने इसको रिकॉग्नाइज किया क्योंकि HEC से जो यूनिवर्सिटीज एफिलेटेड हैं और रिकॉग्नाइज्ड हैं उनका यूनिवर्सिटी MOI एक्सेप्ट कर रहा है, विच मीन्स कि कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट देने की उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन टीम से वो MOI लेकर आए, सबमिट करें एप्लीकेशन के ड्यूरेशन में,
यूनिवर्सिटी उसको एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, मतलब कि MOI भी एक्सेप्ट। अच्छा, ये इंटरमीडिएट के बाद भी है, बैचलर्स में भी MOI जस्ट बैचलर्स के बाद है, बस मींस के वो मास्टर्स लेवल के लिए MOI एक्सेप्टेबल है। ठीक है, मतलब अगर बच्चा मास्टर्स के लिए जा रहा है तो Yes. MOI एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर बैचलर्स में जा रहा है तो इसमें ऐसा मैंने सुना है कि A लेवल्स में कुछ ग्रेड्स इंग्लिश में Exactly. अच्छे हो तो एग्जाम्प्ट हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है। अगर बच्चा O लेवल, A लेवल के बैकग्राउंड से आ रहा है और इंटरमीडिएट बैचलर्स के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो A लेवल में इंग्लिश सब्जेक्ट में A to C ग्रेड कोई भी आ जाए, ABC कोई भी हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम्प्ट कर देती है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर इंटरमीडिएट Yes. इंटर नहीं करा, Inter इंटर को तो A ये है level. ही नहीं, इंटर वालों को ये बेसिकली वो एक कोई रिकॉग्नाइज्ड नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज के तो इसका अंदर। मतलब जो इंटर करा हुआ है वो तो आइल्स करे, सीधी शराफत से आइल्स करे। बेस्ट है कि वो आइल्स कर ले, क्योंकि उसको एक अच्छी निगाहों से देखा जाएगा कि हाँ स्टूडेंट एक वेल रेपुटेटेड पर्सन है। ठीक है। अच्छा, अगर A लेवल का बच्चा है तो Yes. वो अगर इंग्लिश के अंदर A लेवल के अंदर A, B या C हो, कोई भी ग्रेड हो, ग्रेड तीनों में से एक, तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। आइल्स एग्जाम्प्ट हो जाएगा। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, अब एक और सबसे इम्पोर्टेंट जो अब मैं सवाल कर रहा हूँ, मतलब लास्ट ही एक सवाल है और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करें एक्सपेंस को, ताकि अब आपने भाई हमने बोल दिया कि भाई यूके चले जाओ, पढ़ लो, बहुत अच्छी पढ़ाई है, ऐसा ही है, ये है वो है, आपने बताया भाई बहुत अच्छा है जो हमने बातें बताई। लेकिन अब सबसे पहले जो यहाँ मसला है यहाँ पे है एक्सपेंस का, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की आवाम डिफरेंट तरीके से सोचती है, या मेरे ख्याल से हर जगह की आवाम थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से सोचती है वो, और सोचना भी ऐसी चाहिए मेरे हिसाब से कि आपका बजट क्या है। पर ऐसा नहीं ना कि यार आपका बजट जो है वो भाई 8,000 10,000 पाउंड का था, आपने ले लिया एस्टन यूनिवर्सिटी में एडमिशन, ये ना 24,000 पाउंड में ले लिया, अब आपने वो 10,000 पाउंड तो भर दिए, अब उसके बाद जब दूसरी सेमेस्टर की फीस आई तो आपके पास पैसे नहीं है, फिर आप या तो यहाँ से मांग रहे हैं या फिर वालिद साहब कहीं से उधार ले रहे हैं। तो मैं कहता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तो ऐसी है। पहले हम बजट को आप बड़ा डिटेल में एक एक चीज को हम लिख भी देंगे कि भाई ये बजट है कि जो हमें चाहिए ही चाहिए, और यहाँ का जो खर्चा है वो ये है, और उसके बाद वहां जाके जो फीसेस बढ़नी है वो भी ध्यान में हो कि वो वहां जाके कवर किस तरीके से कवर करेंगे, मतलब एटलीस्ट प्लान हो। बिल्कुल सही है। तो आप मुझे बताएं स्टार्टिंग से लेके कि क्या क्या एक्सपेंस है, ताकि मैं फिर नीचे लिख दूंगा तो स्टूडेंट्स को थोड़ा इजी हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर स्टार्टिंग ही पॉइंट ये होता है कि अगर स्टूडेंट से पहले ही क्लियर कर लिया जाए कि आपका बजट कितना है, आप कितना अपने माइंड में रख कर आए, तो वो हमारे लिए सबसे बेस्ट पॉइंट होता है, क्योंकि उस पे ही पूरा स्ट्रक्चर चल रहा होता है। तो आप स्टूडेंट्स अगर पहले ही कवर कर लेंगे कि फॉर एग्जांपल भाई मेरी यूनिवर्सिटी की जो फीस की बजट है वो 12,000 पाउंड से लेकर 16,000 पाउंड के नेरेस्ट पे, ये मैंने आपको रेंज दे दी। अगर स्टूडेंट ने आपको ये रेंज दे दी है कि मेरी 12,000 पाउंड से लेके हम सबसे कम वाली पे बात कर लेते हैं, ताकि सबसे कम वाली पे बात कर लेते हैं, ताकि उससे ऊपर तो फिर बहुत ऊपर है ना, वो तो फिर सबसे कम कितना मिनिमम बजट क्या हो। मिनिमम बजट अगर आप देखा जाए तो आफ्टर स्कॉलरशिप अल्स्टर यूनिवर्सिटी है, उसका MSc कंप्यूटिंग कोर्स है, उसकी फी जो वेबसाइट पे मेंशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 10.5 या 12.5 मेंशनड है। अगर 12.5 है तो उसमें 2,000 की स्कॉलरशिप स्टेट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है विदाउट एनी मेरिट बेसिस, मीन्स कि उनको कोई मेरिट का कोई कंसर्न नहीं है। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको ये 15% स्कॉलरशिप अवेल होगी। अगर आप 12,000 से 2,000 माइनस कर दें तो ये 10,000 बचते हैं पर एनम, जो कि बहुत ही मोस्ट अफेबिलिटी में ही कंसिडर किया जा सकता है। तो अगर 10,000 है तो यूनिवर्सिटी आपको बोलती है कि या तो इसको फुल फीस पे कर दें, पर एनम आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बेस्ट पॉइंट, अगर बच्चा बैचलर्स के लिए आ रहा है और इतनी लोवेस्ट फीस उनको मिल रही है तो 1 ईयर की एनम अगर फुल फीस पे कर दें तो उनके पास एक पूरा साल होगा अमाउंट पार्ट टाइम जॉब करके नेक्स्ट ईयर की फी को निकालने का। और अगर मास्टर्स में तो है ही 1 साल मास्टर्स तो है ही 1 साल, वो एक इन्वेस्टमेंट है। देखिए यूके को आप एक ऐसा बिजनेस माइंडसेट से देख सकते हैं, क्योंकि यूके के अंदर आपको एक इन्वेस्टमेंट करनी होती है, और वो 1 ईयर की हो, मास्टर्स अगर बैचलर्स है वो 3 ईयर्स। इन्वेस्टमेंट सिनेरियो ये कि अगर एक दफ़ा बैचलर्स क्लियर हो जाए या फिर मास्टर्स क्लियर हो जाए तो यूके यूनिवर्सिटीज़ और यूके जो कंट्री है वो 2 ईयर्स का बैचलर वो देती है, PSW देती है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा। वैसे अभी वाइट पेपर अभी चल रहा है तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन कम हो गया 24 मंथ से, अब वो 18 मंथ्स पे आ गया, बट फिर भी स्टूडेंट को एक एज मिलता है 18 मंथ्स का, तो वो 18 मंथ्स के अंदर जो उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की है वो उसको कम आउट कर लें। तो पार्ट टाइम जॉब हो जाए, अच्छा पार्ट टाइम जॉब तो ड्यूरिंग दी स्टडी है, बट अगर वो PSW पे आ जाए तो वो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। तो जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा वो ऑटोमेटिकली विद इन 6 मंथ्स में अगर स्मार्ट स्टूडेंट हुआ उसको अवेल कर लेता है। तो ऐसा थोड़ा सा एक्सपेंस को और थोड़ा डीपली, जैसे कि भाई फर्स्ट करें 10,000 तो आपने 12,000 पाउंड रखते हैं, आपने बता दिया भाई ये तो फीस हो गई। बिल्कुल। अब इसमें अब क्योंकि मैं तो स्टूडेंट फर्स्ट करें मैं स्टूडेंट हूँ, तो अब मुझे पता है कि भाई 12,000 फीस हो गई यहाँ पे, तो मुझे यहाँ से इनिशियल डिपॉजिट कितना देना है अंदाज़ा? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 12,000 पाउंड से
या हमको हम DMU को ले लेते हैं, हम DMU की बात DMU की अगर बात करें तो नॉर्मली करें। फीस उसकी 18.5 है, सही, 18,450 पाउंड। उस यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को डायरेक्टली 3,000 की स्कॉलरशिप देती हैं, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 15.5 पे फॉल करता है। ठीक है, मतलब अगर आप DMU पढ़ने जा रहे हैं तो 15.5 का आपका बजट होना चाहिए, आपका ईयरली फीस है, फीस होगी। ठीक है। ईयरली फीस करने के बाद यूनिवर्सिटी आपको इसमें 50% डायरेक्ट नहीं मांगती, वो कहते हैं आप 1,000 इनिशियल डिपॉजिट पे करें। कंसर्न ये कि यूनिवर्सिटी कंप्लायंस टीम इंटरव्यू लेती है, क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू से कहते हैं बेसिकली, प्री कैश क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू PCI। अगर स्टूडेंट ये इंटरव्यू आफ्टर 1,000 डिपॉजिट क्लियर कर लेते हैं तो फिर वो रिमेनिंग 50% की तरफ मूव ऑन करेंगे। लाइक अगर ये 15.5 है, 50 उसका 50% कर दें तो 7,7 से 50 बनते हैं, 7,750 ये इनका 50% है। उस 7,750 से 1,000 पहले पे करेंगे कि स्टूडेंट अपने आप को एक चेकआउट कर लें कि ठीक है मेरा इंटरव्यू क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इंटरव्यू क्लियर हो गया तो फिर वो रिमेनिंग 6,500 पाउंड फीस पे करेंगे। ठीक है। अच्छा, वो इंटरव्यू से पहले 1,000 पाउंड देंगे या इंटरव्यू के बाद? इंटरव्यू से पहले 1,000 पाउंड, ठीक है, क्योंकि मोस्टली DMU का बेस्ट पॉइंट यही है कि वो डायरेक्ट 50% मांग के इंटरव्यू नहीं लेती। मोस्टली स्टूडेंट्स का माइंडसेट डाउन, मोराली डाउन हो जाता है कि अगर हम 50% पे कर देंगे और इंटरव्यू क्लियर कर रहे हैं, खुदा ना खास्ता नहीं हुआ तो फिर तो 50% लग गया, ये तो टाइम लगेगा। रिफंड होते हैं लेकिन टाइम लग जाता है, फंस जाता है 3 मंथ्स 2 मंथ्स। वो कहते हैं ये तो इतनी बड़ी अमाउंट हमारी फंस जाएगी, हम कोई और यूनिवर्सिटी भी नहीं देख सकते। बिल्कुल, ये एक बड़ा तो ये सिनेरियो है। हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए डी मॉन्टफोर्ट ने 1,000 इनिशियल डिपॉजिट रखा। ठीक है, आप 1,000 पे फिलहाल 1,000 करें और फिर इंटरव्यू बुक करें। इंटरव्यू अगर क्लियर हो जाएगा तो वेल एंड गुड, या 50 की तरफ आए, और खुदा न खास्ता अगर इंटरव्यू नहीं क्लियर होता तो 1,000 पूरे रिफंडेबल है विद इन 10 डेज में। हमने ड्यूरेशन भी कम की हुई है, मंथ्स पे नहीं बात कर रहे, 10 डेज 15 डेज में आपको वो अमाउंट मिल जाएगी विदाउट एनी डिडक्शन। ठीक है। इंटरव्यू क्लियर हो गया, आप कितनी? अब वो 50% पे करेंगे, जो रिमेनिंग 665 समथिंग बनती है। अब इसके बाद सैलरी यूके में आते हैं, बेसिकली हमें बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है यूनिवर्सिटी को और UKVI को, वीजा वालों को। उसके अंदर सिंपल सा फॉर्मूला है बैंक स्टेटमेंट का, रिमेनिंग फीस प्लस लिविंग कॉस्ट। मींस स्टूडेंट जो फीस पे कर दी है वो माइनस जो रह गई है, जो रिमेनिंग है, जो 6.5 ही बनेगी, वो आपको बैंक स्टेटमेंट में दिखाना है कि हाँ भाई मैं वहाँ जाने के बाद, वहाँ जाने के लिए उन अमाउंट को बेयर कर सकता हूँ, ये मेरे पास प्रूव है। और लिविंग कॉस्ट कि जिस एरिया में वो जा रहे हैं, यूके ने बेसिकली 2 एरिया को डिवाइड किया हुआ है, सेंट्रल लंदन से और आउटसाइड लंदन से। अगर इनसाइड लंदन की यूनिवर्सिटीज किसी में भी जा रहे हैं वो लोग, तो उनका जो लिविंग कॉस्ट है पर एनम का वो है 13,347 पाउंड। अगर लंदन के अंदर है तो 13,347 पाउंड उनको बैंक स्टेटमेंट में शो करना है। मीन्स ये दोनों का सम अप शो करना है। और अगर आउटसाइड लंदन यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो 10,224 पाउंड है, उसका अमाउंट सम अप शो करना है। तो मैं अप्रोक्सीमेटली अगर रखूं तो 18,000 पाउंड जो है वो ये आपका बैंक स्टेटमेंट बनेगा। 18,000 पाउंड का, अगर हम वो खास तौर पे DMU है, क्योंकि फीसेस पे डिपेंड कर रहे हैं ना, वो तो लिविंग कॉस्ट प्लस रिमेनिंग फीस है। स्टूडेंट को कंसर्न फॉर्मूला देने का यही पॉइंट होता है कि अगर वो स्टूडेंट घर जाके कोई अपनी प्रेफरेंस की यूनिवर्सिटी भी लेकर है तो वो खुद भी कैलकुलेट कर लें कि रिमेनिंग फीस और लिविंग कॉस्ट, इस तरह से बैंक वो खुद ऑटोमेटिक बैंक स्टेटमेंट हमारे पास आ जाती है। हाँ भाई हमें 88 मिलियन की रिक्वायरमेंट होगी, 8.5 की होगी, 7.5 की होगी, इस तरीके से। वैसे अगर मैं रखूँ तो 20,000 पाउंड जो है वो अगर हो बैंक स्टेटमेंट में तो सही। बैंक स्टेटमेंट अगर वो 18,000 पाउंड या 18.5 भी कर लेंगे तब भी फिजिबल है। कितने टाइम के लिए रखना होगा बैंक स्टेटमेंट? यूनिवर्सिटी बेस्ट पॉइंट यूके में यही है, क्योंकि अदर देन कंट्रीज की बात करें तो उनको 6 मंथ्स की बैंक हिस्ट्री चाहिए होती है। यूके जस्ट 1 मंथ मैच्योर बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर करता है। मीन्स जो ये 8 मिलियन की हम बात कर रहे हैं, ये अमाउंट 1 मंथ के लिए बैंक में होल्ड करके रखना है। मतलब 8 मिलियन आपने डाले जी, और फिर आपने 28 डेज तक उसको रखे, मैच्योर करना है, मैच्योर करे, बिल्कुल। और 28 डेज के बाद निकाल लिए, वो निकाल के स्टेटमेंट पहले यूनिवर्सिटी को जाएगी, वो क्लियर करेंगे, फिर वीजा को जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली वो 8 मिलियन आपको अप्रॉक्स 2.5 मंथ या जस्ट 2 मंथ्स के लिए होल्ड करना है। जब तक वीजा नहीं आया उसको बैंक में रखना है। मतलब हम स्टेटमेंट निकालने के बाद भी 8 मिलियन को हमें होल्ड करके रखना है, और जब तक हमारा वीजा रिसीव नहीं हो जाता हमें वो विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उससे पहले मतलब जो हमने 8 मिलियन डाले उससे पहले जो भी अमाउंट हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा? हिस्ट्री रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सिटी और वीजा जो रिक्वायर कर रहा है बैंक स्टेटमेंट वो 1 मंथ की कर रहा है। विच मीन्स अगर हम एग्जांपल ले लें, 30 जून को हमने 8 मिलियन क्रेडिट किया अपने बैंक अकाउंट में। अब मैंने आपको कहा कि जैन साहब मुझे ना बैंक स्टेटमेंट रिक्वायरमेंट है, आप 1 जुलाई से निकालें और 31 जुलाई को
इस डेट के अगेंस्ट में स्टेटमेंट बैंक से निकलवा के लिए आए, तो आपने डलवाए थे 30 जून को, वो अमाउंट रिफ्लेक्ट क्रेडिट करेगा 30 जून का, बट जब स्टेटमेंट निकलवा रहे हैं 1 जुलाई से, तो वो ट्रांजेक्शन 30 जून की तो शो ही नहीं करेगा। बीच में इसको जो बैकअप पे आपने अमाउंट डलवाई थी, किसी से बोरो की थी या सेल डीड करवाई थी या कोई भी प्लॉट या कार सेल की थी, वो आपने अमाउंट डलवाई थी, वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा अमाउंट। जब रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो जस्टिफिकेशन भी नहीं देनी। जब से वो स्टार्ट हुआ उसके बाद उसके नेक्स्ट 2 डेज के बाद वो स्टेटमेंट जब निकलवाएंगे तो वो क्रेडिट शो ही नहीं करेगा। तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी और वीज़ा को यही एक इम्प्रेशन जाएगा, हाँ ये ऑटोमेटिकली बैंक स्टेटमेंट रखी आ रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग बैलेंस ही आपका 8 मिलियन शो होगा। अब मैंने 1 मंथ की स्टेटमेंट निकाल ली, तो अब आप कह रहे हैं कि अमाउंट नहीं निकालना, तो इसका मतलब है कि यूके वाले बाद में भी वो बैंक से कंफर्म करते हैं? नहीं, यूके में जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसी ड्यूरेशन में हेड क्वार्टर से उस बैंक से वेरिफिकेशन की जाती है कि हमारे पास ये बैंक स्टेटमेंट आई है, ये रहा इसकी डिटेल्स, आप काइंडली हमें बताएं कि ये अमाउंट करंटली बैंक में है या नहीं है इस अकाउंट में। तो जो उनका हेड क्वार्टर का कॉन्टैक्ट पर्सन होता है या कंसर्न पर्सन, वो उसको एको करता है या वेरीफाई करता है कि जी सर ये स्टेटमेंट इसमें अवेलेबल है। तो वो गो चेक आता है, फिर विद इन 2 डेज 3 डेज में आपको वीज़ा तो पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट यही करते थे ना कि पैसे डाले और 28 दिनों का फौरन निकाल लिए या किसी से लेके डाल दिए, तो उन्होंने अब जो है वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया है, मतलब कि आप उसको थोड़ा रखे रहें। अब आप होल्ड करें, ठीक है, अब आप होल्ड करें, मतलब जब तक वीज़ा नहीं आ जाए। बेस्ट पॉइंट ये कि जब तक आप यूके के एयरपोर्ट से डिपार्चर ना हो जाए तब तक ना विड्रॉ करें, क्योंकि पॉसिबिलिटी यूके की एयरपोर्ट पे वो बोलता है क्वेश्चंस हो जाता है, मुझे जरा दिखाएं अभी कितना पड़ा, आप स्टेटमेंट दिखा दें, सही ठीक है कि क्या है, अच्छा लाइव ऐप दिखा दें, अगर लाइव ऐप नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप बैंक स्टेटमेंट हमें जो आप पेपर वाइट, इसका मतलब है कि यूके को जब हम एयरपोर्ट से हम माइग्रेशन जब इमिग्रेशन जब क्लियर कर लें, इमिग्रेशन जब क्लियर कर लें तो फिर हम उसके बाद बेस्ट सिनेरियो यही है। अगर जब इतना आपने 2 मंथ्स वेट ही कर लिया है तो क्यों ना फ्यू डेज के लिए आप उसको और होल्ड कर लें, बेस्ट यही है। पैसे यहाँ पे सेफ जोन लेकिन डिफरेंट होती है ना, यहाँ पे तो किसी लेके डाले होता है, वो मांग रहा है भाई मेरे पैसे दे दो, वो बोरो कर रहा होता है तो वो ये भी एक मसला होता है ना। तो इसको कवर अप करने के लिए बेस्ट है कि जब तक डिपार्चर ना हो जाए और आप तो भाई किसी से पैसे लो तो उसको बता दो जब इमिग्रेशन क्लियर हो जाएगा तो हमें आपको मिल जाएगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि अपना ही हो सारा, वो सबसे बेस्ट है, इतना पैसा बैकअप पे हो ताकि आप जब जा रहे हो वहाँ जरूरत पड़े कुछ हो। और वैसे भी जैन साहब अगर आप कोई स्टूडेंट यूके का सोच रहा है ना तो उसका बजट होगा तभी वो यूके की तरफ मूव कर रहा है, अगर बजट नहीं होता तो स्टूडेंट कभी भी इसको मूव नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर है हम कराची के बच्चे आपको वैसे पता है कि कितने स्मार्ट होते हैं, क्रॉस कटिंग वो बैकअप पे यूनिवर्सिटी में वैसे फीस वैसी मेंशन होती है। ये सारे स्टूडेंट ही नहीं होते ना कराची में, और भी होते हैं ना, मैं किसी तरह यूके पहुंचा दो कुछ भी कर दूंगा इस तरह वाले, ऐसी कैटेगरी भी मेंशन होती है, फिर उनको फिर डॉट टू डॉट समझाना पड़ता है भाई ये एक बार यूके पहुंच जाए बस कुछ भी करो, वहाँ पढ़ना वढ़ना होता नहीं, वहाँ गए वहाँ जाके कुछ भी जिससे नाम खराब हो। ठीक है, अच्छा एक तो आपने फीस का हमने कर लिया भाई कि फीस आ गई, फिर उसके बाद हमारा बैंक स्टेटमेंट आ गया जो 8 मिलियन तकरीबन PKR, तो 8 मिलियन की हमने बैंक स्टेटमेंट शो कर दी। वीज़ा फीस वगैरह और क्या खर्चा है जो वीज़ा फीस अप्रॉक्सीमेटली 4 अखराजात हैं या कॉस्ट है जो स्टूडेंट की लगती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। फर्स्ट है फीस जो 50% पे कर रहा है, उसके बाद है आपका IHS फीस, इंटरनेशनल हेल्थ सरचार्जेस वो, उसके बाद वीज़ा फ़ी और UKTP टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, एंड 5th इज़ टिकट। ये टोटल 5 अमाउंट्स हैं जो स्टूडेंट को इन्वेस्ट करनी होती हैं। अगर हम PKR में उसका एक रेशियो अमाउंट निकाल लें तो वो अंडर 40 लाख 4 मिलियन या 4.5 मिलियन के अंदर काउंट डाउन होती है फीस मिला के सारी कंप्लीटली, जो इनिशियल डिपॉजिट की फीस जो उसका यूके जाने से पहले इन्वेस्ट होगा या फिर लगेगा या उसको देना है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट आया तो उसने बोला भाई मेरे पास 40 लाख रुपए हैं, तो वो भाई 40 लाख रुपए हैं यूके जाना है, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं खर्च करने के चाले, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में रखने हैं ना 8 मिलियन, वो तो साइडली वो स्टूडेंट उसको अरेंज करके रखते हैं, या फिर हम उनको पहले ही बता देंगे कि आपने इस तरीके से अमाउंट को अवेल करनी तो आप स्टार्ट कर लें। नहीं ऐसा हो सकता है कि हम वो 8 मिलियन वाली ही कोई हम यूनिवर्सिटी में मतलब उसी से फीस पे कर दें और उसी से और फिर स्टेटमेंट निकाल लें, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। उसको अलग ही क्योंकि वो रिमेनिंग बन रहा है अमाउंट, देने के बाद रिमेनिंग बन रहा है, अगर देने से पहले होता वो फिर इंक्लूड होता तो फिर बात होती। अगर हम देने वाली को भी इंक्लूड कर लें तो ये 120 जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है ना, ट्रिक्स तो ये लाते ना, ये कर लेते हैं, ये कर ले उस तरह बना देंगे, वो चलता है उनके, तो ये नहीं वो अलग हो और बाकी आपके पास 4 मिलियन हो, ऐसा हो जो आपका एक्सपेंस जो आपको इन्वेस्ट करना है ना। अच्छा यूके में बेस्ट पॉइंट ये भी है कि कहीं से भी कोई भी फीस पे कर सकता है, यूके को इससे कोई वेरिफिकेशन नहीं चाहिए कि कौन पे कर रहा है, कहाँ से पे कर रहा है, चाचू मामू ताया फूफा कोई भी कहीं पे भी रहते हैं वो पे करते हैं। जो स्टेटमेंट है यूके का बेसिकली 2 ही सिनेरियो है, यूके VI
पेरेंट्स और स्टूडेंट के अलावा किसी की बैंक स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं करते। मीन्स कि या तो पेरेंट्स के अकाउंट में अमाउंट हो या तो स्टूडेंट के खुद अपने अकाउंट में अमाउंट हो, तो यूके भी एक्सेप्ट करेगा। किसी और के चाचा की स्टेटमेंट, इवन दो सगा भाई भी क्यों ना हो तब भी वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, स्टेटमेंट जो है किसी की भी, सिर्फ वालिद साहब की हो, मतलब क्या मदर की हो, किसी की भी हो, और स्टूडेंट खुद की हो, यस, या वो अपने अमाउंट में डलवा ले और फादर से गिफ्ट डीट ले ले। ठीक है। अच्छा, अब वो स्टूडेंट जब हमारे पास पहुंच जाता है, लंदन पहुंच गया, तो अब ऐसी कोई यूनिवर्सिटी उसमें हेल्प करती है अकोमोडेशन में या कोई जॉब फाइंड करने में? तो क्या क्या यूनिवर्सिटीज उसकी हेल्प करती हैं? यूनिवर्सिटी देखिए, आप इतनी अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका आउटकम ही ना मिले तो कोई ऐसा फ़ायदा नहीं है। तो यूके यूनिवर्सिटीज़ जो यूके की होती है वो हर लिहाज से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को सपोर्ट करती हैं। इवन दो फॉर एग्जांपल अगर हम एकोमोडेशन से स्टार्ट करें तो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी एक एकोमोडेशन का अलग से पूरा एक पेज है कि वहाँ पे पूरा उन्होंने सूट्स की इंफॉर्मेशन, क्या फैसिलिटीज़ उनको मिल सकती हैं, सब वहाँ पे मेंशन्ड है। तो अगर वो यूनिवर्सिटी की एकोमोडेशन लेना चाह रहे हैं तो वो वेबसाइट पे जाएँ और पूरी इन्फॉर्मेशन देख लें। अगर उनको नहीं समझ में आ रहा तो वहाँ पे एकोमोडेशन का एक ईमेल एड्रेस गिवन होगा। उस ईमेल एड्रेस पे स्टूडेंट अपना बजट, अपनी विश लिस्ट कि वो किस तरीके की चाह रहा है, कैसी चाह रहा है, वो बता दे, और यूनिवर्सिटी का जो भी वहाँ पे कंसर्न पर्सन होगा वो उनको उसी बजट के अगेंस्ट में लिंक्स प्रोवाइड कर देगा या फिर इन्फॉर्मेशन दे देगा कि सर आपकी जो विश लिस्ट आई है हमारे पास उसके अकॉर्डिंग ये एकोमोडेशन अवेलेबल है। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस एकोमोडेशन के बाद मोस्ट स्टूडेंट्स इस तरह होते हैं कि करियर डिपार्टमेंट्स, यूनिवर्सिटी का हर यूके में हर यूनिवर्सिटीज़ में एक करियर डिपार्टमेंट लाजमी है। उस करियर डिपार्टमेंट के अंदर स्टूडेंट्स जाते हैं और कंसल्ट करते हैं कि सर मैंने ये डिग्री कंप्लीट करा, फॉर एग्जांपल डेटा एनालिटिक्स में क्लियर कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि जॉब मार्केट कैसी है, या फिर आप मुझे बताएं कि मैं किस तरीके से अपने स्किल्स डेवलप करूँ, सीवी कैसे डेवलप करूँ और प्रोफेशनल बिहेवियर कैसे डेवलप करूँ। तो वो कंसल्ट करियर डिपार्टमेंट उनको इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प आउट करता है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक जो सवाल है कि अब जब स्टूडेंट वहाँ रह रहा है तो कितनी इनकम उसकी, अगर वो लंदन में रह रहा है, लेट सपोज वो लंदन में रह रहा है, तो कितनी इनकम उसकी हो जाती है और कितना उसका एक्सपेंस होता है? क्योंकि ये चीज़ है ना कि भाई यहाँ से इनकम आई, यहाँ से एक्सपेंस हुआ, तो वो कवर करने चाहिए एटलीस्ट कि भाई अपना बंदा फीस भी खुद निकाल ले, अकोमोडेशन का भी हो जाए, खाना पीना, तो इतनी कितनी इनकम आती है और कितना एक्सपेंस होता है, ये अगर मुझे रफली बताएं तो। एक अप्रॉक्सीमेटली अगर आप दोनों में ही केस अगर हम देखें तो जो अर्निंग पॉइंट वो अप्रॉक्स 1000 से लेके 1500 पाउंड्स तक स्टूडेंट अवेल कर सकता है अगर वेज रेट उसका अच्छा हुआ। उसके अगेंस्ट में समझ लें यूके ने जो स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स की हुई है वेज रेट की वो 11.75 है, मतलब पर आवर के अगेंस्ट में उनको 11.75 पाउंड्स मिलेंगे। ये मिनिमम है? ये मिनिमम है। अगर उस स्टूडेंट ने ज़्यादा अच्छा क्वालिफाई कर दिया, फिर असिस्टेंट लैब असिस्टेंट ही हुआ या फिर प्रोफेसर असिस्टेंट हुआ तो फिर पॉसिबल है वेज रेट ठीक हो। अच्छा। इन अमाउंट को देखें तो 1000 to 500 वो अवेल कर सकता है। लंदन को क्या आपको पता है वो कॉस्ट लिविंग बहुत ज़्यादा है, तो स्टूडेंट को मोस्टली वो कहते हैं कि हमारे वहाँ पे जान पहचान के लोग हैं, फैमिली में हैं, तो हम एकोमोडेशन का हमें इतना इशू नहीं है, हम देख लेंगे। या फिर कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं वो यूँ करते हैं कि शेयर्ड रूम कर लेते हैं। शेयर्ड रूम का सिनेरियो ये होता है कि एक रूम है 10x10 या 5x5, उसके अंदर एक और पार्टनर देख लेते हैं। अब आप स्टूडेंट को रूम मिला 800 पाउंड या 1000 पाउंड का, उसने 2-3 स्टूडेंट्स को ग्रिप कर लिया कि यार हम साथ मिलकर रह लेते हैं, तो वो जो 1000 या 800 पाउंड होगा वो 3 बंदों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली तीनों को ही अंडर बजट वो अमाउंट मिल जाती है एकोमोडेशन की। इसका मतलब 300 पाउंड तक में आप अपना कर सकते हो मंथली एकोमोडेशन पे। अगर इस तरीके से सीन बन जाता होता है तो बेस्ट है। और मेरे हिसाब से जितना मुझे आइडिया 150 to 200 पाउंड आपकी जो है खाने पीने पे, फूड्स पे, इधर उधर ज़्यादा नहीं लगता। फूड सिनेरियो पे 150 बहुत 150 200 भी लगाएं तो 500 पाउंड तो आपकी ये जो मेन नेसेसिटी है जो आपने खाना खाना है। और जो अमाउंट मंथली लग रही है वो 500 to 700 के नेरेस्ट पॉइंट पर रख सकते हैं आराम से, इससे ज़्यादा। और इनकम लेकिन आपकी अच्छी है, जैसा आपने बताया कि मिनिमम तो इतनी मिलेगी 1000 से ऊपर ही, बाकी ये कि ज़्यादा अच्छा काम करे तो अच्छी भी सकती है, वो तो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। और जो चंक पॉइंट है जो बैंक हॉलीडेज वाली चीज़ें हैं उसमें अच्छा हम मैंने सुना है कि बैंक हॉलीडेज तो फुल टाइम भी अलाउ हो जाता है और वेज रेट भी डबल हो जाता है, मींस 22 पाउंड्स पर एनम। बिलाल साहब यहीं पे इंशाल्लाह हम लोग पॉडकास्ट एंड करते हैं। और काफ़ी आपने जो है वो इन्फॉर्मेटिव बातें करी और जो इन्फॉर्मेशन दी, मतलब बच्चे इस पे परेशान होते हैं यार, ये बेसिक जबकि ये चीज़ें
ये लेकिन बच्चे खुलकर बातें परेशान बताई नहीं जा रही होती तो स्टूडेंट हाँ। परेशान होते कैसे करेंगे, क्योंकि उस स्टूडेंट के सामने अगर जितना ट्रांसपेरेंट होंगे पेरेंट्स के सामने, उतनी ही एक तो ट्रस्ट बिल्डअप होगा और उतना ही हमारा पीआर जनरेट होगा। तो बिल्कुल ये ऐसे। सारे सिनेरियो को स्टूडेंट एक लाइफ सर्कल वहाँ पे एक्टिवेट करना जा रहे हैं, हाँ, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो स्टूडेंट के सामने अगर हम चैप्टर ओपन करके नहीं रखेंगे, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हाँ। क्योंकि सडन एक चोट लगना अलग बात होती है और पता हो के चोट लगना वो अलग बात होती है। हाँ, बच्चा सही बात है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक सो यू। मच, थैंक यू सो नाइस मच, टू मीट यू।